Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 अगस्त 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सूडान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो याद होगा कल के वीडियो में हमने विज्ञान धरा स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया था ये स्कीम क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो इसी पर्टिकुलर स्कीम के रेफरेंस में आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखते हैं कितना याद है आपको। क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जिसका मेन काम है इस स्कीम को लागू करना। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस डेजर्ट के बारे में। ऐसा रेगिस्तान जिसको बोला जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक रेगिस्तान है। रिसेंटली आपने ये सभी न्यूज़ देखे होंगे, ये आप देख पाओगे लगातार सभी जगह पे चर्चाएं हो रही हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं। ये तो मैंने बस खाली थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है जहाँ पे इस पर्टिकुलर डेजर्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। हुआ यह है कि तेलंगाना से बिलोंग करने वाले एक पर्टिकुलर पर्सन हैं जिनकी डेथ हो गई है इस डेजर्ट में। उनके जीपीएस सिग्नल वगैरह सब कुछ लॉस्ट हो गए थे, कोई कनेक्शन नहीं हो पाया और लास्ट में उनकी डेथ हो गई। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं कि ऑल अबाउट रोब अल खाली डेजर्ट वेयर अ तेलंगाना मैन डाइड। तो ये जो पर्टिकुलर डेजर्ट है इसका नाम ही रोब अल खली डेजर्ट है। ये डेजर्ट इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है, आइए इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हमारे पास में है उसके थ्रू डिस्कशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आएगा सऊदी अरेबिया, बराबर में है यूएई, देन उसके बाद नीचे है ओमान और इधर है यमन। ये सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। यहीं पर बीच में ये बहुत ही ह्यूज साइज़ का डेजर्ट देखने को मिलेगा, नाम है रब अल खली डेजर्ट। ठीक है, अभी इसका एक और मैप देखेंगे तो ऐसे आपको समझ में आएगा। इस डेजर्ट का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया में आता है, फिर एक हिस्सा यहाँ पर यमन में है, एक हिस्सा ओमान में है और काफ़ी बड़ा एरिया दोस्तों यूएई में भी कवर होता है, जैसे आपको इस मैप में दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेजर्ट का जो नाम है रब अल खाली, KHALI, खाली जो वर्ड है ना ये लिया गया है एम्प्टी वर्ड से। एम्प्टी मतलब होता है खाली, तो वही वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि इस डेजर्ट में कुछ भी नहीं है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान फंस जाता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे एम्प्टी डेजर्ट को कवर किया हुआ है ना, उनके भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं आजकल। एक नाम आता है थेसिगर, तो इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेजर्ट को क्रॉस किया लगभग 2 साल में। फिर उससे पहले यहाँ पे कुछ और नाम है बर्ट्रम थॉमस, इन्होंने 1931 में इस एम्प्टी क्वार्टर को क्रॉस किया। फिर उसके अलावा हैरी सेंट जॉन फिल्बी का नाम आता है। तो ये कुछ नाम हैं जिन्होंने इस डेजर्ट को क्रॉस किया है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अभी भी इस डेजर्ट का एक हिस्सा ऐसा है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये रब अल खाली दुनिया का सबसे सूखा इलाका होता है उस वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में कवर किया गया है। इसके एक बड़े हिस्से को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, जैसा मैंने भी आपको बताया। इस रेगिस्तान में अगर आप रेत देख पाएंगे, उस रेत के नीचे पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। ऐसे भी कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में देखने को मिलती हैं। देखो हुआ ये भी था 1948 में इसी रेगिस्तान का जो यहाँ पर उत्तरी पूर्व वाला हिस्सा है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जगह है अलग्वार। तो अलग्वार में दुनिया का एक बहुत बड़ा जो तेल भंडार है वो मिला था। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद,
रियाद से लगभग 260 किलोमीटर दूर अगर हम चलते हैं तो ये अलगवार वाला रीजन आता है, और इस पर्टिकुलर रीजन में तेल के अरबों बैरल मौजूद हैं। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ में शेयर की गई है, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसके माध्यम से ये डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताया ये भी जाता है कि ये रुब अल खाली रेगिस्तान जो है, इसमें बिच्छू और कई तरीके के जो जहरीले सांप हैं, खतरनाक मकड़ियाँ हैं, वो भी इस पर्टिकुलर रेगिस्तान में रहती हैं। और इस रेगिस्तान में अपने नमक का जो मैदान होता है ना, उसके लिए भी ये जाना जाता है। नाउ अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में आएगा, रेगिस्तान में नमक का मैदान ये क्या चीज़ है? चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जो नमक का मैदान है ये रेगिस्तान के उस वाले इलाके में है जहाँ पर पहले कभी समुद्र हुआ करता था, लेकिन समय के साथ में क्या हुआ, समुद्र का पानी इवेपोरेट हो गया, भाप बनकर उड़ गया। उसके बाद जो नमक है वो ज़मीन पर रह गया, क्योंकि हम देखते हैं समुद्र का जो पानी है वो सलीन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, नमक वहाँ से प्रोड्यूस भी करते हैं। तो हुआ ये, जब भाप बनकर उड़ा तो जो नमक है वो वहीं पर रह गया। तो अभी क्या होता है, जो नमक के मैदान है यहाँ पर वो रेत के टीलों के बीचों बीच में है। ऐसा भी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास में हैं। और ध्यान रखिएगा, जो ये नमक के हम लोग टीले के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सब खास। क्या बोलते हैं? ये सब खास। ठीक है। और इस सब खास में गाड़ी चलाना ही बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जैसे एक नाम आता है रज़िया अली का, ये जियोफिजिस्ट हैं, मैथ्स टीचर हैं। इन्होंने यहाँ पर इस एम्प्टी क्वार्टर को लगभग फरवरी 2023 में क्रॉस किया था, और यहीं पर वो सब खास तक पहुँची। तो सब खास के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताई। क्या बताया? इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो, नमक के जो मैदान है ना, इसी को सब खास कहा जाता है। यहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, और इस क्षेत्र की अगर यात्रा करना है किसी को तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इनके अनुसार बताया गया है इसमें कुछ हिस्से में जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा नरम होती है कि वहाँ पे गाड़ी फंस जाती है, वो निकल ही नहीं पाती। फिर एट दी लास्ट दोस्तों, इस डेजर्ट के अंदर में हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज भी आता है। वो चैलेंज क्या आता है? रेगिस्तान के बड़े हिस्से में जो मोबाइल नेटवर्क है वो आपको नहीं मिलता है ना। उसके अलावा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी नहीं मिलता। अब इंटरनेट, ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल कनेक्शन नहीं है तो इंटरनेट कनेक्शन कहाँ पे होगा? और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि इसके बाद जो रेत हैं वो यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, यहाँ पे आप देख पाओगे जिस तरीके से टीले बने हुए हैं, इस पे से रेत जो है लगातार नीचे खिसकती रहती है। जब लोग चढ़ते हैं तो खिसकती है, बहुत परेशानियाँ होती हैं, कभी यहाँ पे उसी की चपेट में आ जाते हैं लोग। लेकिन आप कहोगे कि भाई आज का ज़माना, इस 21st सेंचुरी में हमारे पास में तो हर एक टेक्नोलॉजी है, तो हम अभी भी यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं? भले ही चलो मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट वगैरह नहीं है, तो हम जीपीएस सिस्टम का तो यूज़ कर सकते हैं ना, सैटेलाइट का डेटा यूज़ कर लो, उसके हिसाब से यहाँ पे चल रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, जीपीएस डेटा का ही यूज़ करके अभी के समय पर ट्रैवल किया जाता है। लेकिन मान लीजिए इसमें भी कोई इशू आ गया है, तो केवल वो टेक्नोलॉजी ना, केवल अगर एक छोटा सा भी फॉल्ट अगर हो जाता है जीपीएस के सिग्नल में, तो दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद वो इंसान इसमें फंस जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बाद में अगर आपका कनेक्शन टूटा कहीं से भी जरा सा भी, तो कोई मदद करने के लिए नहीं है। उसके अलावा रेत लगातार खिसक रही है, जितने भी टीले हैं उसकी चपेट में आ सकता है। खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पूरा एरिया यहाँ पर सूखा हुआ है। इसलिए इसको बोला जाता है बहुत ही ज़्यादा स्कैरियस्ट डेजर्ट या फिर वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस डेजर्ट। आई होप इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। बहुत ही सिंपल शब्दों में इस डेजर्ट के बारे में हर एक चीज़ मैंने आपको समझाई है, प्लस लोकेशन भी ये शेयर कर दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो, इंटरेस्टिंग तरीके से हम कवर करेंगे तो पढ़ाई में मज़ा आएगा, वो चीज़ें याद रख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पैनामा कैनाल के बारे में, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जो अक्सर चर्चाओं में रहती है। लास्ट ईयर तो बहुत चर्चाओं में थी। एक ऐसा रास्ता जहाँ से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है, लेकिन वही रास्ता बहुत ज़्यादा खतरे में है आज के समय पर। तो व्यापार कैसे होगा? दुनिया को बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? क्लाइमेट चेंज। हम लगातार बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या है, बहुत सालों से बोल रहे हैं, कुछ हो थोड़ी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से बहुत बड़े इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। एक इम्पैक्ट आपके सामने है दोस्तों, पैनामा कैनाल के ऊपर में भयंकर असर पड़ रहा है। क्योंकि पैनामा कैनाल में दोस्तों यहाँ पर एक झील आती है, और उस लेक के माध्यम से जहाज़ों को क्रॉस करवाया जाता है। अभी बताऊंगा आगे, सब कुछ प्रॉपर फोटोज़ के साथ में समझेंगे। लेकिन हुआ क्या है, अब जब उस झील में पानी नहीं रहेगा तो जहाज़ कैसे चलेगा उसके अंदर में? तो यही यहाँ पर एक सबसे बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज का पैनामा कैनाल पर दिखता है।
पहला जो चीज़ है हमारे एग्जाम के लिए वो हमें ये पता होना चाहिए पैनामा कैनाल है क्या, पैनामा कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है ना। और उससे भी पहले दोस्तों यहाँ पर एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, ये कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है, कैनाल क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, आइए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी शब्दों में समझाता हूँ। आपने स्वेज कैनाल का नाम सुना होगा, है ना, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। भारत भी यहाँ पर उस स्वेज कैनाल का बहुत यूज़ करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक एग्जाम्पल देकर चीज़ें बताता हूँ। ये मान लो इंडिया है और हमको जाना है मान लो ऊपर कहीं पर भी, मान लो आयरलैंड में जाना है, ठीक है, ये हो गया आयरलैंड। यहाँ पे हमें अपना सामान एक्सपोर्ट करना है या आयरलैंड को कोई सामान हमारे पास में एक्सपोर्ट करना है, तो हम कहाँ से आएंगे। अगर आपको ये मैप दिख रहा होगा तो आप सोचोगे यार बहुत आसान है, जहाज़ यहाँ से निकालो मुंबई के पोर्ट से, बंदरगाह से सामान लेके, और इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये रास्ता क्रॉस करके, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो ये केप टाउन है, पूरे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इस रास्ते से जाने के बाद में यहाँ पे आयरलैंड आ जाएगा। लेकिन ये रास्ता है कितना लंबा, कई दिन लग जाएंगे इस पूरे सफ़र के अंदर में। और क्या केवल दिन ही लगेंगे, फ्यूल का कॉस्ट नहीं आएगा, जहाज़ का मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं आएगा, और कितने सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इस दिन में, है ना, और भी कई सारे डर रहेंगे। जितना लंबा रास्ता उतने ज़्यादा रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई सारी बढ़ जाती हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला, क्यों ना बीच में कहीं पर कोई रास्ता देखकर और वो रास्ते को एक रास्ता ऐसा बना दें कि शॉर्टकट निकल जाए। तो आज अगर हमें व्यापार करना हो, मान लो आज हमें एक्सपोर्ट करना हो आइलैंड में कुछ, तो हम ये रास्ता अब नहीं अपनाते। हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, हमारा जहाज़ पहले जाएगा इस तरीके से, येमेन दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर अभी हमने ये मैप भी देखा था, इस तरीके से आप जाओगे, ये हो गया रेड सी, ये हमारा रेड सी है, लाल सागर। और इसमें से निकलने के बाद में यहाँ से हम पार होकर मेडिटेरेनियन सी में आते हैं और उसके बाद सीधा आयरलैंड में जा सकते हैं। तो बताइए हमारे लिए कौन सा रास्ता बढ़िया है, ये वाला रास्ता बढ़िया है या ये वाला रास्ता बढ़िया है। कहोगे ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला रास्ता बढ़िया है, लेकिन ये रास्ता हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, ये भी तो प्रश्न है ना कि सर ये रास्ता है कहाँ, हमें तो ये ज़मीन बंद सी दिखाई दे रही है। देखो, क्योंकि ये बंद सी दिखाई दे रही है, एक समय पर ये बंद हुआ करती थी, ये पूरा का पूरा ऐसा ही लैंड हुआ करता था। अच्छा, तो ये रास्ता कैसे बनाया गया, यहाँ पे लोगों ने इसकी खुदाई करी है रास्ते की। जब लोग खुद से, ये एक मैन मेड है, ध्यान रखना, ये नेचुरल रास्ता नहीं है, ये इंसानों के थ्रू बनाया गया है। ये जो यहाँ पे ज़मीनें मिल रही थी आपस में दोनों के बीच में, उस ज़मीनों को खोदा गया और खोद कर एक पतली सी गली बना दी गई, पतला सा कैनाल बना दिया गया जिसमें से एक जहाज़ निकल सके। समझ गए, इस वजह से केवल जहाज़ निकलने का रास्ता है, जहाज़ इसमें मुड़ भी नहीं सकता। पता है ना, एक जहाज़ 2021 में जाने 2020 में एवरग्रीन जो हुआ है, अटक गया था, है ना, तो अटक जाएगा तो दिक्कत भी होगी। तो एक पतला सा रास्ता बना दिया है, दो समुद्रों को जोड़ दिया गया है। और तो जब ऐसा रास्ता बनाकर दो समुद्रों को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कैनाल। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पर कैनाल वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। मैं आपको एक दो फोटोज दिखा देता हूँ। ये आप देख पाओगे, ऐसा रास्ता बना दिया, उधर पीछे एक समुद्र नजर आएगा, इधर एक समुद्र नजर आएगा, बीच में खुदाई करके रास्ता बना दिया जहां से आप अपने जहाज को आराम से निकाल सकते हैं। इसका फायदा बहुत होता है, व्यापार में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा समय लगना दिक्कत है ना, क्योंकि फिर शिप, एक ही शिप कितनी दूर में कितना समय लगा देगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी कितने सारे जहाज जा सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्वेज कैनाल। उसी प्रकार से मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया है कैनाल का कॉन्सेप्ट समझाने का। अब यहीं पर एक और कैनाल आता है जिसको बोलते हैं पैनामा कैनाल। अब ये पैनामा कैनाल कहाँ पर है, पहले ये वाला मैप देखो, ये हमने इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ो, इस पे आते हैं। ये अमेरिका हो गया, ऊपर कनाडा है, ये मैक्सिको है ना, यहीं पर ये टेरिटरी मिली हुई है, ठीक है। ये आप देख पाओगे छोटे छोटे देश हैं और इन सब देशों के माध्यम से सीधा ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहीं पर बीच में एक देश है जिसका नाम है पैनामा। तो दोस्तों पैनामा वाले रास्ते को अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये ऊपर आपका देखो नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकन है, ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, सिंपल है। इनके बीच में रास्ता है, बीच में एक पैनामा नाम का देश है, ये बात आपको क्लियर हुई। जो पैनामा नाम का देश है, हमने वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जैसे स्विस कैनाल वाले हिस्से में देखी। अब होता यह है कि मान लो यहाँ पे, अब फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यूके से व्यापार होना है यूएस में, और यूएस में इधर वाले पोर्शन पर जाना है, या यूएस का कोई पोर्ट है इधर, तो इधर आना है, तो भाई यहाँ पे यूएस की आपस में खुद की कनेक्टिविटी नहीं है वेस्ट और ईस्ट से, है ना। अगर आप यूएस को वेस्ट और ईस्ट से जोड़ेंगे तो समुद्र के माध्यम से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अगर ये पैनामा कैनाल ना हो तो, समझ गए। तो ये पैनामा कैनाल अगर है तो सीधा यहाँ से निकलेंगे, ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे, या यहाँ से जहाज निकाल लेंगे, यहाँ से ज्वाइंट हो जाएंगे, या यहाँ पे व्यापार करना होगा, इस एरिया में जाना होगा तो यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से कोई सामान भेजना होगा तो
यूएस को इतना कॉस्ट नहीं लगेगा, वरना इनको पहले ये लैंड का ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चीज़ों को वापस से लोड अनलोड करना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर बीच में एक पैनामा कैनाल बना हुआ है, ये जैसे स्वेज कैनाल है। तो इस रास्ते को भी यहाँ पर इस तरीके से खुदाई करके अलग कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, आपके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ दिया गया इस कैनाल के माध्यम से, और एक हिस्सा बन गया। अब नॉर्थ अमेरिका को अगर ज्वाइन करना हो तो अपना जहाज़ यहाँ से निकाल के, पैनामा कैनाल से निकाल के इस हिस्से में जोड़ सकते हैं। समझ गए? ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, अब ये देखिए, ये है दोस्तों आपका पैनामा कैनाल। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये जो जहाज़ है, अगर अमेरिका को अपने हिस्से में जोड़ना हो तो उसको पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके आना पड़ेगा, और पूरे साउथ अमेरिका को अगर वो क्रॉस करेगा तो पता है कितना समय लगेगा? इनको लग सकता है 22,500 किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ेगा। ये नया रास्ता है, कहने का मतलब है अभी यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं पैनामा कैनाल खतरे में है, तो अगर पैनामा कैनाल खतरे में हो जाता है तो ये बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी यूएसए को। वो अपने न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को के साथ में समुद्र के माध्यम से नहीं जोड़ पाएंगे, आपस में व्यापार करना काफ़ी मुश्किल रहेगा दो हिस्सों के बीच में। तो इस वजह से ये रास्ता इनको बहुत लंबा अपनाना पड़ेगा, और बीच में आप देख पाएंगे इसलिए पैनामा कैनाल बनाया गया था कि थोड़ी सी देर में ही ये एरिया ट्रैवल हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो हरा कलर वाला रास्ता आप देख पा रहे हो, ये जो घूम के जाना, ये 22,500 किलोमीटर का है, और ये जो छोटा वाला रास्ता है ये 8,370 किलोमीटर का रेंज है। तो ये है यहाँ पर इस पैनामा कैनाल का फ़ायदा, और वही बताया जा रहा है कि इस पैनामा कैनाल पे बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, यूएस के साथ साथ आसपास के कई सारे देश हैं, उन सभी देशों के लिए पैनामा कैनाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हुआ? लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो इस पैनामा कैनाल पे भयंकर हो रहा है। अब वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आइए मैं आपको ये समझाता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पे इम्पैक्ट ये पड़ा है गर्मी बढ़ने की वजह से, बारिश कम होने की वजह से पैनामा कैनाल में जो पानी प्रेजेंट है वो सूख रहा है या कम है। भाई अक्टूबर में जो बारिश हुई है वो 43% बिलो एवरेज हुई है, यानी जो एवरेज बारिश होती है उससे 43% कम हुई यहाँ पे। और 1950 से लेकर अभी तक का पैनामा कैनाल में साल 2023 का अक्टूबर का महीना सबसे ज़्यादा सूखा महीना रहा। अगर अक्टूबर का महीना सूखा था, बारिश नहीं हो रही है, पानी निकलता भी है इस कैनाल से, जब जहाज़ को हम इधर से उधर पहुंचाते हैं तो उसमें पानी कम हो जाएगा, और अगर पानी कम हो जाएगा तो जहाज़ क्या कम पानी में चल पाएगा? नहीं। कैसे आप क्रॉस करवा पाएंगे? पानी होगा, उसी के सहारे से तो चल पाएगा आगे वो। तो वही मेंशन किया गया। इस वजह से पैनामा कैनाल के आसपास ट्रैफिक लगा हुआ है। आपको पता है यहाँ पे इस कैनाल के आसपास पिछले साल कितना भयंकर ट्रैफिक लगा था, कि भाई लोग यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता तय करने के लिए लोग तैयार नहीं है। उनको मंजूर है कि वो कई दिन खड़े कर लेंगे यहाँ पे जहाज समुद्र के अंदर में, जब मिलेगा मौका तब निकाल देंगे। और इस कैनाल में भी ऐसा नहीं है एक दिन में जहाज पास हो जाता है, कई दिन लगते हैं यहाँ से जहाज को निकलवाने के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग लॉक्स बनाए गए। ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, एक समुद्र अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है, इसमें एक समुद्र ऊंचा है, ऊंचे हिस्से पे, और दूसरा समुद्र नीचे हिस्से पे है। तो जहाज को ऊपर करना फिर नीचे करना, इस तरीके से लॉक्स बनाए गए। अभी वो भी समझाऊंगा आगे। क्लियर हुआ? तो आप ये इमेजिन कीजिए दिसंबर 2023 में जो यहाँ पर जहाज़ों का ट्रैफिक है वो कम हो गया। पहले यहाँ पे कह सकते हैं जो ट्रैफिक है लगभग 36 से लेकर 38 के आसपास, यानी 36 से 38 जहाज़ निकलते थे। अब प्रॉब्लम होने की वजह से पर डे के हिसाब से 22 जहाज़ यहाँ पे निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो, 36 से 38 जहाज़ जहाँ निकल रहे थे, वहाँ पे अब केवल 22 जहाज़ निकल रहे हैं। पता है इसके लिए पैनामा जो देश है मिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ पे चार्ज करता है, मतलब जो भी उनकी करेंसी है वो यहाँ पे चार्ज करता है। तो पैसा देने के बाद यहाँ पर लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं इस कैनाल से, लेकिन ये कैनाल खुद खतरे में है। अब इसमें दूसरा जो इम्पैक्ट क्या है, इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन आता है, वो है साइज़ ऑफ शिप। ये कैनाल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़े साइज़ का जहाज़ है वो भी नहीं निकल सकता है। अब यहाँ पे पानी भी और कम हो गया है, तो इस चक्कर में और हैवी जहाज़ आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी कर दोगे तो पानी में नीचे, आपके पास में पानी कम है, वहाँ पे धंस जाएगा नीचे, कैसे निकालोगे फिर? तो बड़े शिप्स को यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं लॉक्स के अंदर में, अलग अलग लॉक्स में लिफ्ट किया जाता है। क्योंकि अगर मैं पैनामा कैनाल का एक फ़ोटो आपको दिखाऊं तो एक सेकंड रुको, देखो इतनी सारी चीज़ें इसमें बढ़ने के लिए, ऐसा छोटा सा कैनाल है, इसमें से जहाज़ को यहाँ पर खींच कर निकाला जाता है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा इम्पैक्ट और नज़र आएगा। फिर उसके बाद और क्या बताया जा रहा है, फिर एक और इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो है कि इसका असर दुनिया भर के व्यापार पे पड़ेगा। कैसे? क्योंकि पैनामा कैनाल से हमारे दुनिया में जितना भी जहाज़ों के माध्यम से व्यापार होता है उसका 5% केवल इसी कैनाल से होता है।
तो अगर यहाँ पे इस कैनाल पे कोई भी बुरा असर पड़ता है तो दुनिया में सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो व्यापार है वो डिले हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा कई सारी जगह पर, फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा अगर लंबा रास्ता लेना है। इससे ओवरऑल दुनिया भर की जीडीपी पे असर पड़ेगा, इकॉनमी के ऊपर में झटका लगेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो शिप्स हैं उनको लंबे लंबे रास्ते लेने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं उन शिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ठीक है, अब पैनामा कैनाल के बारे में थोड़ा तथ्य जान लो। ये तो हमने जान लिया क्या कारण है, क्या ये सब है। अब पैनामा कैनाल एग्जैक्टली है क्या और कैसे वर्क करता है, आइए ये जानते हैं। ये भी मेन पॉइंट है। तो दोस्तों एक आर्टिफिशियल कैनाल है, जैसे मैंने आपको बताया मैन मेड है। कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। 82 किलोमीटर्स का ये वाटरवे है जो कि हमारे अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये कहाँ से क्रॉस होता है? इस्थमस ऑफ पैनामा से क्रॉस होता है। अब एक और नया वर्ड आ गया, इस्थमस ऑफ पैनामा क्या है, जहाँ से हम ये पैनामा कैनाल निकालते हैं। देखो इस्थमस का मतलब क्या होता है? एक नैरो स्ट्रिप, एक छोटी सी पट्टी ज़मीन की जो दो बड़े हिस्सों को जोड़ रही हो, दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही हो, है ना। ये नेचुरल एरियाज होता है। मैं आपको बताऊं अगर, तो जैसे आप ये देख पाएंगे, ये पतली सी पट्टी तो है जो हमारे ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम कर रही है। तो इस पतली सी पट्टी को बोलते हैं इस्थमस। तो यहाँ पर पैनामा कंट्री है तो वो इस्थमस ऑफ पैनामा हो गया। और यहीं पे हमने ये रास्ता सबसे बेस्ट समझा कि भाई जितना पतला रास्ता होगा उसको काटने में उतनी आसानी रहेगी, दो समुद्र को जोड़ा जा सकेगा। तो जब पूछा जाए आपसे इस्थमस क्या होता है, तो इस्थमस वो पोर्शन होता है जो हमारे ऐसी पतली सी पट्टी है ज़मीन की जो दो समुद्र को अलग कर रही हो, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग कर रही है। लेकिन इसमें से हम कैनाल बना देंगे तो कैनाल क्या करेगा? दो ओशन को जोड़ने का काम कर देगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया इस्थमस का। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इससे फ़ायदा बहुत होता है। और पता है इस पैनामा कैनाल से सबसे पहला जहाज़ कब निकला था? 15 अगस्त 1940 में सबसे पहला, यहाँ पर 1914 में सबसे पहला जहाज़ यहाँ से क्रॉस हुआ। क्लियर हो गया। अब आता है एक और मेन पोर्शन। आपने बताया एक समुद्र ऊंचा है एक समुद्र नीचा है, तो कैसे यहाँ पे हम जहाज़ को क्रॉस करवाते हैं, आइए वो कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है क्योंकि पैनामा कैनाल दो ऐसे समुद्र को जोड़ रहा है जो सेम लेवल पर नहीं है। जो पैसिफिक ओशन है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है अटलांटिक ओशन से। तो ये हो गया मान लीजिए हमारा अटलांटिक ओशन, ये हो गया पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन की ऊंचाई है थोड़ी सी, यहाँ पे ये समुद्र मान लो और ये वाला नीचा है। तो हमें जहाज़ को कैसे लेकर आएंगे? यहाँ पे बीच में पैनामा कैनाल है और पैनामा कैनाल में एक झील आती है जिसका नाम है गतुन लेक। मैं आपको बताना भूल गया क्योंकि इसका मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी झील में पानी सूख रहा है। ठीक है, तो बीच में दोस्तों यहाँ पे लॉक्स बना रखे हैं जिसको बोलते हैं गतुन लॉक्स, और अलग अलग नाम से यहाँ पे लॉक्स को बोला जाता है। ये गतुन लॉक हो गए, ये पेड्रो मिगुएल लॉक हो गए, ये यहाँ पर मेरा फ्लोरो लॉक्स हो गए। अब होता यह है कि मान लो आपको अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जहाज़ पहुंचाना है और अटलांटिक ओशन का स्तर नीचे है, ये वाला समुद्र ऊंचा है, ये एग्जैक्ट फोटो है। तो जहाज़ पहले यहाँ से चढ़ाएंगे और इसमें ऐसे लॉक बना रखे हैं। पहले ये दरवाज़ा खुलेगा ऐसे, जब ये दरवाज़ा खुलेगा दोस्तों तो ये पानी का लेवल यहाँ पे नीचा हो जाएगा, क्योंकि ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये पानी इसमें निकल जाएगा समुद्र के अंदर में अटलांटिक ओशन में, तो लेवल बराबर हो जाएगा। लेवल बराबर हो जाएगा, पानी ये जो हमारा जहाज़ है वो इसमें आ जाएगा। अब जहाज़ जैसे इसमें आ गया ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इसमें पानी भर गया, ये वाला दरवाज़ा खोलेंगे इसका पानी आएगा तो लेवल मेंटेन हो जाएगा। और ऐसे लेवल मेंटेन करते करते जहाज़ को सीधा ऊपर उठा दिया जाता है और इस वाले लेक में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि बीच में झील भी आती है इसमें, गतुन झील। इसी झील में पानी कम हो रहा है। अब ये गतुन झील भी जो है समुद्र लेवल से ऊंचाई पर है। तो इस झील के बाद में अब क्या होगा? अब वापस इस को उतारते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने अपनाया वैसे अब ये अपनाते हैं, अलग अलग लॉक्स के माध्यम से धीरे धीरे उतारा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाएंगे तो उतारेंगे, यहाँ पे पहले दरवाज़ा खोला जाएगा, इसमें लाया जाएगा, लेवल है, फिर दरवाज़ा खोला जाएगा तो यहाँ पे पानी फिर लेवल में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लेवल मेंटेन करते करते इस वाले पोर्शन में पैसिफिक ओशन में जहाज़ को उतार दिया जाएगा। लेकिन पता है जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दरवाज़ा खुलेगा तो इस झील का ना बहुत सारा पानी ऐसे घूमते घूमते इन समुद्र में निकल जाता है, बहुत सारा पानी। तो एक तरफ तो इस झील का रोजाना डेली बेसिस पे इतना सारा पानी इन समुद्र में जा रहा है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। होता यह था बारिश बराबर होती थी, इस चक्कर में झील में पानी की कमी नहीं होती थी। इस बार बारिश ही नहीं हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से, या बहुत कम हुई, 50% कम हुई, तो पानी आधा हो गया। तो अब दिक्कत होगी नहीं होगी जहाज़ों को, ये पानी इसमें आएगा कहाँ से फिर? क्योंकि मेन यहाँ पर ये झील है जो पानी को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है, और इस झील का पानी बहुत सारा समुद्र में भी डेली बेसिस पे जाता है। हर एक जहाज बहुत सारा पानी समुद्र में छोड़ता है इस झील का। तो ये है लॉक सिस्टम जिसमें क्या होता है, हम जहाज को लिफ्ट भी करते हैं और ड्रॉप भी करते हैं। समझ में आ गया ना कि कैसे यहाँ पर काम होता है ये?
कैसे यहाँ पर हम लोग दरवाजे खोल खोल के यहाँ पर जो है लॉक्स बनाकर जो है इसमें काम करते हैं। इसके एनिमेशन वीडियोस काफ़ी सारे अपलोडेड हैं, उसको भी आप चेक कर पाएंगे। ये था हमारा पनामा कैनाल का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक और फैक्ट्स हैं, ये भी जान लेते हैं। हमने आज क्या क्या जाना, कैनाल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, उसके अलावा स्थमस समझ लिया। पता है एक होता है स्ट्रेट, ये भी एक हमारा जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट भी एक छोटा सा पट्टी होती है जो दो समुद्र के हिस्सों को जोड़ रही हो। जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर का नाम सुना होगा। अब स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर क्या करता है? हमारे मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। ये नीचे आपको दिख रहा होगा अफ्रीका, और अफ्रीका का देश है मोरक्को, ऊपर यूरोप का स्पेन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। समझ गए? तो नैरो वाटरवे स्ट्रेट कहलाता है। कैनाल हाथ से बनाया गया स्ट्रेट एक इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी जगह भी बहुत ज़रूरी होती है, यहाँ से जहाज पास होता है। अब दोस्तों कैनाल में जब बात आती है तो पनामा कैनाल तो हमने डिस्कस किया, ऐसा ही एक स्विस कैनाल भी है। स्विस कैनाल का एग्जाम्पल दे के ही मैंने आपको पनामा कैनाल भी समझाया था। स्विस कैनाल ये आपको देखने को मिलेगा। ये स्विस कैनाल आपके रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम करता है ना, यहाँ से गुजरता है, जहाँ जिसको इंडिया भी यूज़ करता है क्योंकि इधर इंडियन ओशन है। ठीक, चलिए फिर ऐसी एक और मोस्ट पॉपुलर कैनाल है जिसको बोलते हैं कील कैनाल। नाम ध्यान रखिएगा इसका। कील कैनाल क्या करता है? हमारे बाल्टिक सी को नॉर्थ सी के साथ में जोड़ता है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे एक कैनाल बना रखा है, और ये कैनाल हमारे नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ में जोड़ने का काम करता है, जिससे सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हमको मिल जाता है। फिर ऐसी एक और कैनाल बहुत पॉपुलर है, वो है कोरिंथ कैनाल। कोरिंथ कैनाल ग्रीस में है, और इसके बारे में सबसे स्पेशल बात यह है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पतला कैनाल है ये कॉर्निथियन गल्फ और साथ ही साथ में यहाँ पर सैरोनिक गल्फ में आपस में इनकी कनेक्टिविटी बनाता है। कहाँ पर है ये देखिए, ये ग्रीस है, यहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कोरिंथ कैनाल, दुनिया का नैरोस्ट सबसे पहला। बस ये पनामा कैनाल नहीं है दोस्तों, मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको फोटो दिखा दिया था, ये पनामा कैनाल का नहीं है, ये कोरिंथ कैनाल का मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि पनामा कैनाल भी पतला है। तो ये कोरिंथ कैनाल का यहाँ पे फोटो है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कैनाल है जो कि क्या करता है, हमारे दो समुद्र के बड़े बड़े गल्फ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से गल्फ हैं? एक आपका है आयोनियन सी का और दूसरा है एजियन सी का। ये आपका हो गया यहाँ पर एजियन सी, और ये हो गया आयनन सी। यहाँ से निकल के इस कैनाल से दोनों समुद्र को जोड़ दिया जाता है। समझ गए? तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स। अब देखिए आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है जिसको आपने अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर चैनल्स। बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन। हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनका वाटर चैनल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है ये बताइए, और कैसे जो कैनाल होते हैं वो हमारे दुनिया भर के व्यापार के लिए इतने ज़रूरी होते हैं वो भी समझाइए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने आंसर देना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक खूबसूरत सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन यह है कि जल चैनलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करें। वैश्विक व्यापार के सुचारू प्रवाह के लिए नहरें कैसे अपरिहार्य हैं, ये भी यहाँ पे आपने बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बताना है कि भाई 15 मार्क्स में लिखना है, 250 शब्दों में यहाँ पर अपना आंसर देना है जैसे आप डेली बेसिस पे करते हैं। और एक अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। वहाँ पे आपको इस तरीके से ये एक ग्रुप मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे आप जाएंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपको ये इस तरीके से वीडियो का लिंक मिलेगा। तो वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट्स लिखा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस कमेंट पे जैसे ही आप टैप करेंगे आपका एक नया ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ पे आप अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। सभी बच्चे वहाँ पे अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों वो ग्रुप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए ज़बरदस्त तरीके से, और काफ़ी अच्छे आर्टिकल थे, थोड़े से आज मतलब ऐसे भी थे मसालेदार वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट थे। तो दोनों आर्टिकल का डेटा वगैरह वो सब, और भी जो डिस्कशन होता है डेली बेसिस पे, उन सब का डेटा कंपाइल करके आपको एक PDF में दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, और ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स कंटेंट सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रुप वैसे टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम को बैन किया जाएगा ऐसा कोई यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है, आपने देखा ही होगा, बट कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। तो जैसे होता है उसका ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पर निकाले जाएंगे और ऑल्टरनेटिव भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वो टेंशन ना लें, उनके पास में ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो जितना डेटा यहाँ पर उनके पास में मिल रहा है वो डेटा एज इट इज़ मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो लाइफ टाइम की है जब तक उनका सिलेक्शन ना हो जाए। तो आप भी यहाँ पर 499 रुपीज़ में ये अपने सिलेक्शन तक जितने भी पीडीएफ्स हैं उन सबको यहाँ पे पा सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में डेमो वीडियो का लिंक भी होगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीट तरीके से सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। यार एक काम क्या करो, मेक श्योर ये कर दिया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। एक आर्टिकल चर्चाओं में है, ये भी हमारे प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। पिछले कुछ दिनों से मैं डिस्कस करना चाहता था बट वीडियो में कुछ इशूज़ की वजह से डिस्कस नहीं कर पाता था, टाइम के इशू की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है बात करता है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने अभी यहाँ पर एक केस देखा है। उस केस में बोला है कि जो गार्लिक है, जो हमारा लहसुन है, ये एज अ वेजिटेबल देखा जाएगा। देखो लहसुन को लेकर एक केस चल रहा है लंबे समय से कि वो वेजिटेबल है या मसाला है, स्पाइस में लेंगे या वेजिटेबल में लेंगे, लंबे समय से चल रहा है, पता है। तो उस केस को यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे और गार्लिक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा। यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है वो बताऊंगा, और हमारे देश में कुछ जीआई टैग वाले गार्लिक्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गार्लिक दोस्तों यहाँ पे आजकल हमारे देश में सभी के घरों में देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग यहाँ पर लहसुन खाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो नहीं भी खाते हैं। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि गार्लिक एक बड़ा लीगल बैटल बन गया मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। कोर्ट से यहाँ पर पूछा गया कि भाई आप इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं, बताइए लहसुन सब्जी है या मसाला है, उसको सब्जी में रखेंगे या मसाले में रखेंगे, क्योंकि इसको एज अ स्पाइस भी कंसिडर किया जाता है और एज अ यहाँ पर हम वेजिटेबल भी देखते हैं। तो हुआ ये, इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई और यहाँ पे ये बोला कि भाई इसका डिसीजन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे कमीशन एजेंट्स हैं, इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन लहसुन को उगाकर हमारे जो स्टेट के मार्केट है उनमें बेचा जाता है। इस पे कई सारे किसान लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, इसकी खेती करते हैं, सीधा बेचते हैं, बीच में कमीशन एजेंट्स भी कई सारे होते हैं। तो ये केस इंपॉर्टेंट था। पता है इस केस की शुरुआत कोई नई नहीं है, 2015 में ये केस शुरू हो चुका था, जब मध्य प्रदेश का जो मार्केट बोर्ड है इन्होंने एक फार्मर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया। फार्मर की रिक्वेस्ट आई और बोला कि भाई आप इस लहसुन को एज अ वेजिटेबल कंसीडर कर दो, आप वेजिटेबल की तौर पर उसको एक टैग दे देंगे तो हम किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो डिसीजन है ये यहाँ पर देखता है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इसको लेकर डिसीजन सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो लेंगे। फिर तो अगर हम लहसुन को एज अ स्पाइस अगर दे देंगे टैग, तो वो स्पाइस के टैग पर दोस्तों दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी। तो हुआ ये, पोटैटो अनियन गार्लिक कमीशन एजेंट एसोसिएशन, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिसीजन को साल 2016 के अंदर में चैलेंज किया। ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था कि लहसुन को आप क्या करिए एज अ वेजिटेबल कंसिडर कर दीजिए। बाद में इसको चैलेंज भी किया गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, अब जब चैलेंज हुआ तो इस केस में वापस से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उन सब चीज़ों को अपोज किया गया। फिर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट रूलिंग आई। कोर्ट ने यहाँ पे 2017 में इस ऑर्डर को मेंशन किया और यहाँ पर बोला जो गार्लिक है वो पेरिशेबल है, यानी कि जो लहसुन है, जैसे मसाले रख दोगे आप ख़राब नहीं होंगे, वो है ना, लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लहसुन है वो ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है, तो इसको एज अ वेजिटेबल क्लासीफाई करना चाहिए। तो कोर्ट के डिसीजन ने यहाँ पर ये बोला कि जो लहसुन है इसको आप दोनों कैटेगरी में बेचिए, आप इसको एज अ वेजिटेबल बेच सकते हैं और एज अ स्पाइस यानी मसाले के मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो इससे व्यापार में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अच्छा प्राइस मिलेगा फार्मर्स को। आपको मसालों के मार्केट में प्राइस अच्छा मिला तो आप मसालों के मार्केट में बेच दो, आपको सब्जियों के मार्केट में इस लहसुन का अच्छा प्राइस मिला तो आप वहाँ पे बेच दो। तो फार्मर्स अब यहाँ पे दोनों ही मार्केट्स में इसको बेच सकते हैं। इससे इनको अच्छी प्राइस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ से अच्छा मिलेगा वहाँ से प्राइस वो बेच देंगे। अब जो हमारे कमीशन एजेंट्स हैं वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि गार्लिक को वेजिटेबल मार्केट्स में रख दीजिए, है ना। तो वो सब बात है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा और अभी डिसीजन क्या है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए ये डिसीजन हमारे लिए इतना काम का नहीं है, बट चल क्या रहा था वो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया है। अभी जो मैटर है एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि जो गार्लिक है इसके बारे में फैक्ट्स पता होने चाहिए। देखो बॉटनिकली जो गार्लिक होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सैटिवम। तो इसको हम एज अ वेजिटेबल कंसिडर करते हैं। एक बल्ब की तरह शेप होता है, इस पर लीव्स काफ़ी लंबे होते हैं।
इसकी जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है ना। लहसुन की जो खुशबू है काफ़ी स्ट्रांग होती है। अनियन की यहाँ पर खुशबू आपको देखने को मिलेगा। आप कई लोग इसको बदबू भी बोल देंगे, खुशबू भी बोल देंगे, है ना, जैसा आप देखना चाहें अपने नज़रिए में। अब होता यहाँ पर यह है, बोला जाता है कि इसके अंदर में जो सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसकी ऐसी स्मेल होती है। जो गार्लिक है ये सूखे रीजन में बढ़िया ग्रो होता है ना। अब यहाँ पर जो हमारे लोमी सॉइल्स होते हैं, फर्टाइल रीजन है, वहाँ पर बढ़िया ग्रो हो सकता है। लेकिन वो जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। फिर उसके अलावा अगर आप गार्लिक को देखेंगे तो हमारा जो समुद्र का स्तर है वहाँ से 1200 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर इसको उगाया जाता है। इसके लिए जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ा सा नमी हो, इनके ग्रोथ के समय पर थोड़ा सा गर्म हो, ड्राई वेदर हो इनके मैच्योरिटी के समय पर। यानी जब आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कूल टेम्परेचर होना चाहिए, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाए तब उस समय पर थोड़ा सूखा टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपकी गार्लिक की जो खेती है वो ज़्यादा बेटर हो सकेगी, वो यहाँ पर कहने का मतलब है। अब बात आती है इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो ध्यान रखिए इंडिया, अब देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा शुरू हो रहा है यहाँ से। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गार्लिक का, ये 2023 का डेटा है। दूसरा यानी तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर चाइना है। चाइना भी दुनिया भर को ये गार्लिक बेचता है। इंडिया के जो गार्लिक फ्लेक्स हैं दोस्तों वो बहुत पॉपुलर हैं वेस्ट एशियन कंट्री में। जैसे चिली फ्लेक्स आते हैं जो चिली से बनाए जाते हैं, रेड चिली से बनाए जाते हैं, वैसे गार्लिक फ्लेक्स बनाए जाते हैं। तो ये वेस्ट एशियन कंट्री में बहुत पॉपुलर हैं, यूएस, मलेशिया, ब्राज़ील, जर्मनी, यूके के अंदर में। और इन देशों के अंदर में इंडिया सबसे ज़्यादा अपने लहसुन को एक्सपोर्ट करता है। और इसके लिए दोस्तों हमारे पास में बहुत ही अच्छी ब्रांड क्वालिटीज़ के लहसुन प्रेजेंट हैं। इंडिया में दोस्तों कुछ ऐसे लहसुन है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग, जीआई टैग दिया गया है उनके ऑथेंटिसिटी के लिए, है ना, उनके कह सकते हैं प्योरिटी के लिए। तो जैसे एक गार्लिक आता है रियावन गार्लिक, तो रियावन गार्लिक जो है दोस्तों इसको भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश से ये वाला लहसुन बिलोंग करता है। ये जाना जाता है अपने हाई प्रोडक्शन के लिए। इसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसमें ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा होता है दूसरे लहसुन के कंपैरिजन में। फिर जो दूसरी वाली वैरायटी है लहसुन की वो है कोडाईकनाल मलाई पोंदू। ये पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। लेकिन जैसे आपने देखा रियावन गार्लिक मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन ये वाला जो ये हमारा मलाई पोंदू वाला गार्लिक है तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और जो तमिलनाडु वाला गार्लिक है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ पर कारीगर साबित होता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं जो जिसकी वजह से लंबे समय तक टिक सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा, एंटी माइक्रोबियल पोटेंशियल है इसमें, ताकि बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया जैसी चीज़ें हैं, वायरस जैसी चीज़ें हैं, उससे ये लड़ सके, है ना। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, फेनोल्स प्रेजेंट है, और भी फ्लेविनोइड्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट है जो दूसरे बाकी सारे गार्लिक के वैराइटीज़ के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा एडिशनल फीचर्स को ऐड कर देता है। तो ये बात हो गई तमिलनाडु वाले गार्लिक की। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर केरला से भी एक गार्लिक आता है जिसका नाम है कंथालोर वातावड़ा वेलुथुली। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों एक जीआई टैग गार्लिक आपको नजर आएगा। यह भी जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए और स्ट्रॉन्ग खुशबू के लिए, है ना। उसके अलावा इसको उगाया जाता है हमारे केरला के जो भी काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे यहाँ पर नाम है कंथालूर, फिर उसके अलावा वातावड़। ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं ये ऊंचाई पर हैं, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाके आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे साइज़ का गार्लिक उगाया जाता है और इसको भी यहाँ पर मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। इसमें भी वो असरदार चीज़ें हैं जो कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं और भी कई सारे उपयोग के लिए इस वाले गार्लिक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नाम दिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मान लो ऑप्शन के अंदर में आपको 4 गार्लिक के नाम दे दिए गए, जिसमें रियावन गार्लिक भी है, कोडाईकनाल मलाई कोंदू भी है और कंथालूर भी है। अब ये चारों नाम आपके सामने हैं, आपको इसमें कोई और ऐड कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन से गार्लिक ऐसे हैं भारत में जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो नाम आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हैं इनमें से 3 हैं, है ना। मतलब मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी जो है। तो इस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके बारे में। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब चलिए आते हैं, वीडियो को करते हैं समाप्त। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे 2019 का यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, जो हमारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं जो भारत इंपोर्ट करता है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और पिछले 5 सालों में इंपोर्ट हुई हैं। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, यानी 2019 से पहले 5 सालों में सबसे ज़्यादा भारत ने क्या खरीदा। वो था यहाँ पे दोस्तों वेजिटेबल ऑयल। मसालों के मामले में हम बहुत आगे हैं, फ्रूट के मामले में भी आगे हैं, पल्सेस भी हम ग्रो करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा परचेज किया गया है। ठीक है, अब हमारा आता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कहोगे आज आपने न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस नहीं किए ज़्यादा,
आज द हिंदू न्यूज़पेपर यार पब्लिश ही नहीं हुआ। आपको पता होगा मॉर्निंग में कई घंटों तक 8 बज गए, 8:30 बज गए, न्यूज़पेपर ही नहीं आ रहा था। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके का कंटेंट रेडी करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिस्कशन तो चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन फिर भी बनाया गया। ठीक है, तो आपके सामने ये सब डेटा है। और अगर आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास होगा, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तब तक न्यूज़पेपर आ गया था, जब रिकॉर्ड करने बैठ रहा था तो एक बार वेबसाइट के थ्रू मैंने देख लिया था। कोई ज़्यादा इतने खास आर्टिकल्स भी नहीं है। एक आध आर्टिकल मुझे खास लगा, शायद हिमाचल प्रदेश की जो न्यूज़ है चाइल्ड मैरिज को लेकर, ऐसी आर्टिकल छपा ही नहीं छपा है मुझे नहीं पता। आज का अखबार मैंने देखा नहीं अभी तक, क्योंकि मैं वेबसाइट से जब चीज़ें पढ़ रहा था तब वो चीज़ें अपलोड हुई हैं। आज मॉर्निंग में अखबार ही नहीं आया, अब आ चुका है लेकिन पहले नहीं आया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो इस चक्कर में यार हो सकता है कुछ इशू हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब होगा कोई इशू, उसकी वजह से नहीं अपलोड कर पाया द हिंदू वालों ने। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर डिटेल्स होंगे या जो भी आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो काम के होंगे वो आपके वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। फिलहाल के लिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर, जो प्रैक्टिस का दिया था आपसे। कल विज्ञान धारा स्कीम के बारे में पढ़ाया था, आपको वहीं पर क्लियरली बताया था ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो विज्ञान धारा स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये भी बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब दोस्तों आप लोगों से मैं आज पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में क्या फ़र्क होता है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, विज्ञान धारा स्कीम आपको पता है, इसमें 3 बड़ी स्कीम्स को हम साथ में लेकर आ रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करेगी। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।